आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जो कि पैसों से संबंधित हमारे कन्वेंशनल बिलीफ्स को चैलेंज करती है, साथ ही वेल्थ क्रिएशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी देती है। रिच डैड पुअर डैड दुनिया भर में करोड़ों लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है। एनेक्डोट्स और लेसन्स की एक सीरीज के माध्यम से सेलिब्रेटेड ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने खुद के पिता और उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता से उन्हें जो कॉन्ट्रास्टिंग एडवाइस मिली है उसके बारे में बताते हैं। इस बुक में वो अपने पिता को पुअर डैड और अपने बेस्ट फ्रेंड के पिता को रिच डैड कहते हैं। इस बुक में फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़े कई पहलुओं के बारे में बात की गई है, जैसे कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इनकम जनरेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। कहानी कियोसाकी के बचपन और उनके दोनों पिता से सीखे हुए लेसन्स पर विचार करके शुरू होती है। उनके बायोलॉजिकल फादर यानी कि पुअर डैड एक हाईली एजुकेटेड इंसान होने के साथ ही स्टेबल गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, जबकि उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होते हैं। उन दोनों की कॉन्ट्रास्टिंग फाइनेंशियल सिचुएशन होने के बावजूद दोनों पिताओं के पास पैसे और उसके मैनेजमेंट को लेकर वैल्यूएबल इंसाइट्स होती हैं। इस बुक की सेंट्रल थीम है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। कियोसाकी एसेट को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो इनकम जनरेट करे, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या फिर बिजनेस। दूसरी तरफ लायबिलिटीज वो होती हैं जो पैसे खींच लेती है, जैसे कि कार लोन, मॉर्गेज या फिर क्रेडिट कार्ड का कर्ज। वो हमें एनकरेज करते हैं ऐसे एसेट्स को अक्वायर करने पर जिनसे कि पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है और जो हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने में भी मदद करती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के इम्पोर्टेंस पर और पैसों को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए जिन स्किल्स की जरूरत है उन्हें अक्वायर करने पर इस बुक में विशेष ध्यान दिया गया है। कियोसाकी सेल्फ एजुकेशन को काफी महत्व देते हैं और हमें एडवाइस देते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज को निरंतर बढ़ाते रहिए। उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं: रीडिंग बुक्स, सेमिनार्स अटेंड करना और ऐसे मेंटर्स को ढूंढना जो पर्सनल फाइनेंस के क्षेत्र में हमें गाइड कर सकें। कियोसाकी ने अपने रिच डैड से जो लेसन सीखे हैं उन्हें वो इस बुक के माध्यम से हमारे साथ शेयर करते हैं, और ये लेसन्स हैं कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना, अपने फेलियर्स से सीखना और फाइनेंशियल गोल्स को पाने में लगे रहना। क्रिएटिव तरीके से सोचने और अपने फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढना, इन चीजों पर भी वो काफी ध्यान देते हैं। कियोसाकी वेल्थ को लेकर जो हमारे कॉमन बिलीव्स हैं उन्हें चैलेंज करते हैं और उसके साथ ही अनकन्वेंशनल एडवाइस भी देते हैं, जैसे कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन या पैसे सेव करने पर ही निर्भर ना रहे। उसके बजाय वो हमें इनकरेज करते हैं फाइनेंशियल स्किल्स को डेवलप करने पर, एसेट्स में इन्वेस्ट करने को लेकर और पैसिव इनकम पाने के सोर्स बनाने को लेकर। इस बुक के माध्यम से वो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने के बारे में और रैट रेस से खुद को बाहर निकालने को लेकर कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस और इंसाइट्स देते हैं। आप सुन रहे हैं बुक रिच डैड पुअर डैड का रिव्यू। इस बुक को लिखा है अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी और शैरन लेक्टर ने। इस बुक को पहली बार 1997 में सेल्फ पब्लिश किया गया था और बाद में वार्नर बुक्स ने इसे कमर्शियली पब्लिश किया। इस बुक के 20th एनिवर्सरी एडिशन को अप्रैल 2017 में प्लाटा पब्लिशिंग ने पब्लिश किया था। पैसा एक ऐसा विषय है जिसे सुनकर हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं। इस शब्द में एक अलग ही जादू है, राइट? पैसा हमें सिक्योरिटी, पावर और फ्रीडम प्रोवाइड करने का प्रॉमिस देता है। हमारी साइकोलॉजी और समझ में इसका गहरा महत्व है।
ये हमें हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है और साथ ही अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट भी करता है। ये हमें पावर और स्टेटस ऑफर करता है, जिससे हमें एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मिलता है, और ये हमारी फ्रीडम पाने के डिजायर को भी इन्फ्लुएंस करता है, जिससे हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और अपने टर्म्स पर जिंदगी जी सकते हैं। पैसा कमाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसे प्रिजर्व करना और उसको बढ़ाते रहना। और यहीं पर जरूरी हो जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझना, उन इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना जिनसे हम इनकम जुटा सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन को बिल्ड कर सकते हैं। पैसों के एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हम अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी आने वाली जनरेशंस को दे सकते हैं। और इसी वजह से बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग के फंडामेंटल्स को समझना काफी जरूरी हो जाता है। ये भी जरूरी है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करें और उसे अचीव करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं। पोटेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट। इस बुक में कियोसाकी ने कई इंस्ट्रक्शंस और सजेशंस दिए हैं, पर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान इस चीज पर दिया है कि लोग एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को समझें। उनका मानना है कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग हमें मनी और इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाने में फेल हो चुकी है, जिस वजह से कई लोग फाइनेंशियली इलिटरेट रह जाते हैं। वो हमें एनकरेज करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज को पाने के लिए और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से सीखने के लिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। इन दो आइडियाज को इस बुक में प्रमोट किया गया है। कियोसाकी कहते हैं, ट्रू वेल्थ आप तभी बना सकते हैं जब आप बस अपने पे चेक पर निर्भर नहीं रहते और उसकी फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी बातों को सामने रखने के लिए कियोसाकी इस बुक में ऐसे कई सारे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देते हैं और इसी वजह से उनके प्रिंसिपल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए और भी रेलेवेंट हो जाते हैं। चलिए अब इस बुक में दिए गए कुछ की कॉन्सेप्ट्स और थीम्स के बारे में जानते हैं। रिच डैड पुअर डैड में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, उनमें से एक है इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। कियोसाकी इस बात पर काफी जोर देते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूलिंग लोगों को मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ बिल्डिंग को सिखाने में फेल हो चुकी है। एजुकेशन सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हुए वो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम फाइनेंशियल लिटरेसी के फंडामेंटल्स को ना सिखाते हुए बस एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पर फोकस करती है। कियोसाकी अपने रीडर्स को एनकरेज करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और फिर चाहे वो बुक्स के माध्यम से हो या फिर रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से। फाइनेंशियल नॉलेज को पाने से लोग अपने फाइनेंसेस को लेकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे और अंत में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कियोसाकी हमारे सामने रखते हैं, जिसे कहते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम के आधार पर वो लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स। कियोसाकी का मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांजिशन करने में ही है। मतलब एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स बनना। एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयड अपने समय को पैसे से एक्सचेंज करते हैं, तो दूसरी ओर बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स एक ऐसा सिस्टम और एसेट बनाने पर फोकस करते हैं जिससे पैसिव इनकम जनरेट की जा सके। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड को बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स बनाकर हम अपने फाइनेंसेस पर अधिक कंट्रोल पा सकते हैं और एक ऐसी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं जो काफी लंबे समय तक हमारे पास रहे। नेक्स्ट, इस बुक में एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क पर काफी ध्यान दिया गया है। कियोसाकी के मुताबिक एसेट्स वो चीज है जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं या जिसकी कोई वैल्यू हो, तो दूसरी ओर लायबिलिटीज वो चीज हैं जो हमारे पैसे को छीन लेती है। कियोसाकी इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स को अक्वायर करने पर काफी जोर देते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बिजनेस, और साथ ही लायबिलिटीज को कम करने पर फोकस करते हैं। काफी लोग अपने घर,
या फिर कार को एसेट समझने की भूल कर बैठते हैं, जबकि वो एक तरह की लायबिलिटी है, क्योंकि उसके साथ उसे चलाने के एक्सपेंसेस भी तो जुड़े हैं। अपने एसेट्स को बिल्ड करने पर फोकस करके और अपनी लायबिलिटीज को कम करके हम अपनी नेट वर्थ को बढ़ा सकते हैं। साथ ही फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन भी बना सकते हैं। कियोसाकी इस नोशन को भी चैलेंज करते हैं कि पैसों के लिए काम करके हम वेल्थ बना सकते हैं। वो बताते हैं कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। कियोसाकी हमें एनकरेज करते हैं एंटरप्रेन्योरियल और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जिससे हम एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकें। बिजनेसेस को बिल्ड करने से और इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करने से हम उस साइकिल को तोड़ सकते हैं जहां हम सिर्फ पे चेक के लिए काम कर रहे हैं, और साथ ही फाइनेंशियल फ्रीडम भी पा सकते हैं। कियोसाकी काफी जोर देते हैं कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने के लिए, अपने डर को ओवरकम करने के लिए और एक ऐसे माइंडसेट को डेवलप करने के लिए जहां हम ऑब्स्टिकल्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और हमें ग्रो करने में मदद मिले। इस बुक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है जहां कियोसाकी रैट रेस के बारे में बात करते हैं। कियोसाकी इस रैट रेस को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं, ये एक ऐसी साइकिल है जहां लोग अपने बिल्स को भरने के लिए दिन रात काम करते हैं और साथ ही लायबिलिटीज को भी एक्वायर करते हैं, पर वो कभी भी पूरी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं पाते। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग इस साइकिल में ही अपनी जिंदगी बिता देते हैं, जिसका कारण है डर, फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना और सोसाइटल प्रेशर। इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए वो हमें अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने की और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का चुनाव करने की सलाह देते हैं। वो हमें लॉन्ग टर्म में सोचने के लिए, पेशेंस डेवलप करने के लिए और फाइनेंशियल डिसीजंस में डिसिप्लिन लाने के लिए एनकरेज करते हैं। रिच डैड पुअर डैड में कियोसाकी इस बात को काफी महत्व देते हैं कि वेल्थ सिर्फ निरंतर सीखते रहने से ही बनाई जा सकती है। वो मानते हैं कि ट्रू सक्सेस को हम तभी पा सकते हैं जब हम इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स में होने वाले बदलावों को अडॉप्ट करते हैं। वो हमें एनकरेज करते हैं सेमिनार्स अटेंड करने के लिए, मेंटर्स ढूंढने के लिए, बुक्स पढ़ने के लिए और लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहने के लिए। फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करने से और हमेशा इन्फॉर्म्ड रहने से हम उन नेसेसरी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं जिनकी बदौलत पैसों को लेकर जो हमेशा उठापटक होती रहती है उससे हम अडॉप्ट कर सकते हैं और लास्टिंग सक्सेस पा सकते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो हम पैसे और वेल्थ के बारे में जिस तरह से सोचते हैं उसमें रिच डैड पुअर डैड एक फंडामेंटल शिफ्ट लाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन, द कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रैप ऑफ रैट रेस, इन सारे विषयों को कियोसाकी ने जिस तरह से एक्सप्लोर किया है उससे वो रीडर्स को चैलेंज करते हैं फाइनेंसेस को लेकर अपने अप्रोच को रीथिंक करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए। क्या आप इस बुक में दिए इम्पोर्टेंट टेकअवेज के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हैं? तो चलिए कुछ टेकअवेज को यहाँ एक्सप्लोर किया जाए। तो पहला टेकअवे है, चिल्ड्रन नीड फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर स्कूल में बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन ना दिया जाए तो वो बड़े होकर फाइनेंशियल मैटर्स में कमजोर साबित होते हैं। आजकल टीनेजर्स को भी क्रेडिट कार्ड्स, सेल फोन्स और पॉकेट मनी दी जाती है, पर ये बहुत ही कम बार होता है कि हम उन्हें एक्सेसिव स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग मनी या फिर अवॉइडिंग एंड मैनेजिंग डेट के बारे में सिखाते हैं। वेल्दी और पुअर पेरेंट्स का पैसों की तरफ देखने का एटीट्यूड अलग हो सकता है। रिच डैड अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए, रिस्क्स को मैनेज करने के लिए एनकरेज करते हैं। साथ ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी सिखाते हैं, जिस वजह से उन्हें किसी और पर या गवर्नमेंट पर अपने फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता है। रिच डैड का मानना होता है कि पैसा किस तरह से काम करता है ये समझने से आप उस पैसे को अपने लिए काम करवा सकते हैं और इस तरह वेल्थ को जुटा सकते हैं। वो अपनी लाइफ को अपने थॉट्स और एक्शन से बनाते हैं। अफोर्ड ना की जा सकने वाली चीजों को पाने के लिए
अलग अलग रास्ते ढूंढने के लिए रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं। वो अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं पैसे के बारे में सोचने के लिए और अपने करंट फाइनेंशियल स्टेटस को एक्सेप्ट ना करने के लिए। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारे बच्चे शुरुआत से ही पैसे के व्यवहार को अच्छी तरीके से समझें। इस वजह से जब वो बड़े हो जाएंगे वो फाइनेंशियली savvy बनेंगे और अनसर्टेन एनवायरमेंट्स में सर्वाइव कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक अवे है लूज योर फियर एंड टेक रिस्क्स। गरीब और मिडिल क्लास लोग एक सेफ रूट चुनते हैं, जैसे कि जॉब हासिल करना और उसमें ही सेटल हो जाना, और फिर उन्हें कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एटीट्यूड के पीछे 2 रीजंस हैं, फियर और ग्रीड। अगर हम अपनी जॉब छोड़ देंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? इस चीज का जो डर है वो हमें अपनी जॉब को करते रहने के लिए मजबूर करता है, फिर चाहे वो जॉब हमें पसंद भी ना हो। हम अपनी पूरी जिंदगी काम करके उससे पैसे कमा के और जो कमाया है उसे खर्च करके बिता देते हैं। जो कुछ भी हम खरीदते हैं वो हमें टेम्पररी जॉय देता है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें खरीदने के लिए हम हाई पेइंग जॉब्स ले लेते हैं, लेकिन अर्न, पे और स्पेंड की जो साइकिल है वो कभी खत्म नहीं होती, वो निरंतर चलती रहती है। पैसा हमारी जिंदगी और इमोशंस को कंट्रोल करता है, और जब हम डिसीजन मेकिंग से इमोशंस को बांटने के लिए स्ट्रगल करते हैं तब फियर और ग्रीड हम पर हावी हो जाती है, और फिर इस ना खत्म होने वाली साइकिल में हम परमानेंटली फंस जाते हैं। फिर हम हमारे फाइनेंशियल इश्यूज के लिए अपने बॉसेस को दोषी ठहराते हैं, जबकि हमें खुद के फाइनेंशियल वेलबींग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। पैसे को लेकर जो एक मिसरिप्रेजेंटेड व्यू बना है वो हमें शॉर्ट टर्म में सोचने के लिए मजबूर करता है। फॉर एग्जाम्पल, महीने के आखिर में हम बिल्स कैसे पे करेंगे, और हम अपनी कमजोरियों को, अपनी जरूरतों को फेस नहीं करते, जिस वजह से हम कभी ये समझ ही नहीं पाते कि एक और वे है जहां हमें पैसों को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ती। फंडामेंटल ट्रूथ ये है कि बस हार्ड वर्क करने से अमीर इंसान अमीर नहीं बनते, पर वो इस वजह से अमीर बनते हैं क्योंकि वो हर जगह अपॉर्चुनिटीज को तलाशते हैं, फिर चाहे उन्हें फ्री में ही काम क्यों ना करना पड़े। पैसे कमाने के लिए हम अपने जॉब पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहते हुए भी अमीर बन सकते हैं, पर इसके लिए हमें अपने फियर और ग्रीड को खुद से दूर करना होगा। एम्प्लॉय की तरह ना सोचते हुए एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, और पैसे को खुद के फेवर में काम करने के लिए अलग अलग रास्तों को ढूंढना होगा। नेक्स्ट टेक अवे है लर्निंग अबाउट द नुआंसेस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। इकोनॉमी में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है, और इस स्थिति में हमारे पैसों को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है फाइनेंशियल नॉलेज। अगर हम बस पैसे कमाने पर फोकस करते रहे और हमारे प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंटेंट्स या फाइनेंशियल मैनेजर्स के हाथों में छोड़ दिया, तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि एक दिन आपका पैसा आप खो देंगे। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमेशा तैयार रहना, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो कुछ भी बताते हैं, जैसे कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए या आपका घर एक एसेट है, ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करने के बजाय अगर आप उन्हें क्वेश्चन करते हैं तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे, साथ ही अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फ्लेक्सिबल माइंडसेट, जहां हम रिस्क लेने से बचते हैं और बस सेफ जगह ही इन्वेस्ट करने पर फोकस करते हैं। इस माइंडसेट को अडॉप्ट करने के बजाय अगर हम फाइनेंशियल नॉलेज पाते हैं तो हम रेयर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी पहचान पाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये मैटर करता है कि आप फ्यूचर के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए कितना सेव करते हैं। फ्यूचर जनरेशन्स को ज्यादा से ज्यादा देने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास कितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं? एसेट का मतलब है जो आपको पैसा कमा के दे, और लायबिलिटीज वो हैं जो आपके पैसे खर्च करवाती है। वेल्थ से आप एसेट्स खरीद सकते हैं, जबकि मिडिल क्लास कई बार एसेट्स के नाम पर लायबिलिटीज खरीदता है। जब हम स्पेंडिंग हैबिट्स के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देते हैं, तब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना भी पड़ता है।
अपनी फैमिली, अपने दोस्तों को खुश रखने के लिए हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करने से हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। ज्यादा पैसे कमाना ये आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं है, बल्कि सेल्फ नॉलेज और फाइनेंशियल नॉलेज से ही आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपका घर एक एसेट है, तो दोबारा अच्छे से सोचिए। एसेट वो चीज है जो आपको पैसे कमा के देती है, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप अपने घर पर कितना और किस तरह से पैसा खर्च करते हैं। मॉर्गेज डेट, एक्सपेंसिव टैक्सेस, घरों की कीमतों में कमी आने की वजह से होने वाला लॉस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को खोना, क्योंकि आपकी इनकम आपके घर से जुड़ी है। और इसी वजह से एसेट वो चीज है जो हमारे पैसों को बढ़ाता है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स। एक ऐसा बिजनेस जहां हमें खुद काम करने की जरूरत नहीं है, पर जो हमारे लिए इनकम जनरेट करता रहे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रॉयल्टीज, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉपर्टी और प्रॉमिसरी नोट्स। अमीर बनने के लिए हमें उन एसेट्स को खरीदना होगा जो हमारे लिए एक इनकम जनरेट कर सके, और उस इनकम से हम और एसेट्स खरीद सकें, अपने बच्चों के एक्सपेंसेस पे कर सकें, या फिर बिना किसी से पैसे लेकर कोई नया बिजनेस शुरू कर सके। कियोसाकी हमें आगे बताते हैं, फोकस ऑन बिल्डिंग सॉलिड एसेट्स। एक यूनिवर्सिटी मीटिंग में मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है वो किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स की तरफ से जवाब आता है कि आप हैमबर्गर्स बेचने के बिजनेस में हैं। उन्हें करेक्ट करते हुए क्रॉक कहते हैं कि वो हैमबर्गर्स बेचने के बिजनेस में नहीं है, बल्कि रियल एस्टेट के बिजनेस में है। मैकडॉनल्ड दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर्स में से एक है। उनकी रेस्टोरेंट चेन की जो रियल एस्टेट एसेट्स हैं, उसने उन्हें एक मल्टी मिलियनेयर बनाया है। हमारा प्रोफेशन हमारे बिजनेस से अलग होता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे कमाने के लिए अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, पर उस प्रोफेशन से मिला हुआ पैसा ज्यादातर नहीं रहता। इस साइकिल में हम बिजनेस ओनर्स को रिच बना रहे होते हैं और खुद के बिजनेस को इग्नोर करते हैं। हमारा बिजनेस हमारे एसेट्स से जुड़ा होता है, ना कि हमारी इनकम से। हमारे बिजनेस को जो एसेट्स ग्रो कर सकते हैं, इसके बावजूद कि हम उस बिजनेस में काम ना करें, वो है स्टॉक्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, प्रॉमिसरी नोट्स एंड रॉयल्टीज। अमीर बनने के लिए हमें अपने बिजनेस और प्रोफेशन दोनों पर फोकस करना होगा। हमें सॉलिड एसेट्स के डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। जो युवा अपने पेरेंट्स के साथ रहकर काम कर रहे हैं, उन्हें एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स का घर छोड़ने के पहले अपने एसेट्स को स्ट्रॉन्ग बना ले, और ये उन्हें फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस में सर्वाइव करने में मदद करेगा। साथ ही जब वो घर खरीद रहे होंगे, शादी कर रहे होंगे, या फिर अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना चाहते होंगे, तब ये उन्हें मदद करेगा। ये बेहतर रहेगा कि उन एसेट्स को चुनें जिन्हें आप पसंद करते हो। फाइनेंशियल नॉलेज हमें उन एसेट्स को चुनने में मदद करता है जो हमारे पर्सनालिटी और इंटरेस्ट से मैच करते हो। हमें अपनी जॉब को करते रहना चाहिए, पर साथ ही एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए समय भी निकालना चाहिए। और आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि अमीर बनने से पहले कि किसी भी फैंसी सुपरफ्लुअस चीज पर पैसे खर्च नहीं करने हैं। हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक हमें अपने एसेट से एक अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल जाता। इस बुक में दिए गए और बाकी लेसन्स को समझने के लिए इस बुक को जरूर पढ़ें। अब इस बुक में दिए गए कुछ कोट्स के बारे में जानते हैं। पहला कोट है, Going into our fear and confronting our greed, our weaknesses, our neediness is the way out, and the way out through the mind by choosing our thoughts. Next quote है, Winners are not afraid of losing, but losers are. Failure is part of the process of success. People who avoid failure also avoid success. और अब मेरा सबसे पसंदीदा कोट है, In school we learned that mistakes are bad, and we are punished for making them. Yet, if you look at the way humans are designed to learn, we learn by making mistakes. We learn to walk by falling down.
If we never fell down, we would never walk. रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने प्रोफेशनल करियर में कई सारी भूमिकाएं निभाई हैं। वियतनाम वॉर के समय वो मरीन कॉर्प्स में काम करते थे और बाद में कई सारे बिजनेस वेंचर्स जैसे कि रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप का हिस्सा भी बने। अपने सक्सेस और फेलियर के अनुभव से उन्होंने फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए कई सारे प्रैक्टिकल इंसाइट्स और स्ट्रैटेजीज दिए हैं। उन्होंने बस इस बुक के माध्यम से ही ये काम नहीं किया है, बल्कि इस विषय पर वो कई सारे सेमिनार्स और भाषण भी दे चुके हैं। एजुकेशन, इन्वेस्टिंग और वेल्थ, इन टॉपिक्स पर उन्होंने काफी खुले तौर पर अपने विचार रखे हैं, जिस वजह से कई कॉन्वर्सेशंस, डिस्कशंस ने जन्म लिया। साथ ही दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर किया है अपनी पर्सनल फाइनेंस की अप्रोच को रीथिंक करने के लिए। को-ऑथर शारन लेक्टर अकाउंटिंग और फाइनेंस के बैकग्राउंड से आती हैं। उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन और लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रिच डैड सीरीज की काफी सारी बुक्स की वो को-ऑथर हैं और इन बुक्स में उन्होंने पर्सनल फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप और वेल्थ बिल्डिंग से संबंधित अपनी एक्सपर्टीज को शेयर किया है। इन बुक्स को दुनिया भर में सक्सेसफुल बनाने में उनका काफी बड़ा हाथ है। रिच डैड पुअर डैड, इस बुक को लगभग 51 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और इसी से हम कल्पना कर सकते हैं कि इस बुक ने किस हद तक कल्चरल पॉपुलैरिटी पाई है। कई रीडर्स ने बताया है कि किस तरह इस बुक में दी गई टीचिंग्स को अपनाने से उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है। तो चलिए कुछ रिव्यूज के बारे में जानते हैं। पहला रिव्यू है, इस बुक का मेन पॉइंट है पर्सनल फाइनेंस के प्रति खुद को एजुकेट करना, जिसका मतलब है ये सीखना कि पैसे कमाने के लिए काम ना करते हुए पैसे को खुद के लिए काम पर लगाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बने। ये बुक सिखाती है कि हमें पैसों का गुलाम नहीं बनना है और इस सिचुएशन को खुद के एडवांटेज के लिए यूज करना है। अगर आप नहीं चाहते तो आपको किसी और के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं है। सिचुएशन आपके कंट्रोल में है और अब आपको किसी और से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कितना काम करना है। आप खुद के बॉस हैं। नेक्स्ट रिव्यू कहता है, आज भी ये बुक इतनी पॉपुलर होने की वजह है इसकी सिंप्लिसिटी। जो भी फाइनेंशियल jargon हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, उसे काफी सिंपल तरीके से एक स्टोरी के फॉर्म में समझा जा सकता है। मैं इस बुक को फाइनेंशियल लिटरेसी का फाउंडेशन मानता हूँ। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ये जरूर रियलाइज होगा कि पैसों के लिए अपने टाइम को एक्सचेंज करना जिंदगी जीने का स्मार्ट तरीका नहीं है। आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि उसके उलट। और अब मेरा सबसे फेवरेट रिव्यू है, ये बुक प्रैक्टिकल एडवाइस और लेसन से भरी हुई है। रिच डैड पुअर डैड में एसेट्स और लायबिलिटीज की अंडरस्टैंडिंग से लेकर फाइनेंशियल एजुकेशन के इम्पोर्टेंस और कैलकुलेटेड रिस्क लेने तक हर टॉपिक को कवर किया गया है। पर इस बुक को जो चीज अलग बनाती है वो है पैसों के प्रति इसका माइंडसेट और एटीट्यूड। कियोसाकी हमें एनकरेज करते हैं वेल्थ के प्रति हमारे जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं उन्हें चैलेंज करने के लिए और फाइनेंस के प्रति अधिक एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच रखने के लिए। इस बुक में कियोसाकी ने काफी सारे पर्सनल एनेक्डोट्स दिए हैं, जिस वजह से ये बुक सभी रीडर्स के लिए काफी रिलेटेबल है। इस बुक के हर पेज में आपको कियोसाकी का फाइनेंशियल एजुकेशन के प्रति जो पैशन है वो देखने को मिलता है, जो आपको फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए इंस्पायर करता है। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी रिच डैड पुअर डैड। इस बुक की एक छोटी सी झलक। इस बुक में फाइनेंशियल लिटरेसी, वेल्थ क्रिएशन से जुड़े कई वैल्यूएबल लेसन्स दिए गए हैं। साथ ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए जिस माइंडसेट की जरूरत है उनके बारे में बताया गया है। इस बुक में दी गई टीचिंग्स का किसी व्यक्ति की फाइनेंशियल जर्नी में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये समझना बहुत जरूरी है।
ये बुक फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व के बारे में बताती है। साथ ही ये भी समझाती है कि जिन एसेट से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं उन्हें पाना कितना जरूरी है और बस अपने जॉब पर ही निर्भर ना रहें। और ये माइंडसेट में जो शिफ्ट है वो हमें इनकरेज करता है पैसिव इनकम और वेल्थ क्रिएशन के अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए। ये बुक सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करती है और साथ ही पैसे और उसके साथ हमारे रिलेशनशिप के बारे में सोचने के लिए लाखों लोगों को इनकरेज भी करती है। अगर ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं, तो एक सब्सक्राइब से हमें और भी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।